और एक बड़ी खबर ये आ रही है कि बजट से पहले देखिए आप अनुराग ठाकुर को देख रहे हैं अपने घर में भगवान हनुमान जी की पूजा की। 11 बजे संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है बजट पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले माना जाता है आप शुभ काम के लिए जब जाते हैं तो भगवान के चरणों में जरूर जाते हैं, एक बार उन्हें याद जरूर करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में, उसी संदर्भ में इसे देखा जा रहा है। अनुराग ठाकुर, आपने देखा कि जब 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान हुआ तो कोविड पीरियड में उस वक्त भी काफ़ी जो है एक्टिव रहे और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। मोदी सरकार में माननीय वित्त मंत्री जी का ये बजट जनता की उम्मीदों के अनुसार होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मूल मंत्र के साथ चलने वाली मोदी सरकार ने पिछली महामारी के समय भी आत्मनिर्भर पैकेज देकर भारत को एक नई दिशा दी, महामारी से बचाया भी और भारतीय अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ पटरी पर भी लाए और मजबूती प्रदान कर रहे हैं। पूर्ण विश्वास है इस बजट में भी हम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए और विश्व की अग्रणी इकोनॉमीज में एक भारत लगातार आगे बढ़े, इस दिशा में हमारा लगातार प्रयास रहेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। बजट 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जोर कोविड-19 से प्रभावित देश की अर्थव्यवस्था को गति देने पर रहेगा। संसद में वित्तीय वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश होने जा रहा है। इस बजट में वेतनभोगी लोगों को इनकम टैक्स में कुछ छूट की उम्मीद है और वो दी भी जा सकती है। इस बार सरकार से उम्मीद है कि आम बजट में वो इनकम टैक्स और जीएसटी में व्यापारियों, उद्योगों और आम लोगों को राहत देगी। कोरोना काल में पेश हो रहे 2021 के बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। ये बजट अपने आप में खास भी होगा। इस बार के बजट की सबसे खास बात यह है कि पहली बार केंद्रीय बजट पेपरलेस होगा, यानी इस बार बजट की प्रिंटिंग नहीं हुई है और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बजट की कॉपी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। इस बार सरकार ने एक मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाई है। इस एप्लीकेशन के जरिए बजट से जुड़ी हर जानकारी मिल सकेगी। इसमें बजट स्पीच के साथ ही कई तरह के बजट से जुड़े दस्तावेज होंगे। यूनियन बजट ऐप को गूगल प्ले स्टोर या फिर बजट की आधिकारिक वेबसाइट indiabudget.gov.in पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। उनके पास मौका होगा कि नाराज किसानों को खुश किया जा सके। पूरे देश की निगाहें इसी संसद भवन के ऊपर टिकी होगी जब कृषि से संबंधित कई ऐसी घोषणाएं की जा सकेगी। उम्मीद की जा रही है कि नेशनल ऑयल सीड मिशन के लिए 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जा सकता है। उम्मीद यह भी है कि एपीएमसी मंडी के आधुनिकीकरण के लिए भी फंड का ऐलान हो। यही नहीं, उम्मीद यह भी है कि ई मंडी के लिए करीब 1,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जा सके। कोरोना काल में विभिन्न सेक्टर को राहत देने के लिए मोदी सरकार ने कई ऐसे मिनी बजट कोरोना काल में पेश किए हैं, लेकिन आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत करीब जीडीपी का 10% इस राहत पैकेज में अनाउंस हो चुका है। तो कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष फोकस होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी कई मंचों से कह चुके हैं कि जब तक देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल नहीं बिछेगा तब तक देश की तरक्की संभव नहीं है। अर्थशास्त्रियों ने सर्विस सेक्टर, हेल्थ केयर और डिफेंस जैसे क्षेत्रों पर आने वाले दिनों में ज्यादा फोकस करने की सलाह सरकार को दी है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि किसी भी हाल में इकोनॉमी को रफ्तार देनी ही होगी। टैक्स देने वाले लोगों को इस बार राहत मिल सकती है। और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपया है। मेरे को लगता है कि 80D की सीमा को इस बार बढ़ा करके डबल कर दिया जाएगा, क्योंकि ये समय की रिक्वायरमेंट है और जो महामारी जो फैली हुई है उसके तहत जो है लोगों को प्रमोट करने के लिए 80D की सीमा निश्चित रूप से बढ़ाई जाएगी। बजट का कंस्टेंट देखते हुए और नंबर ऑफ टैक्स पेयर क्योंकि कम नहीं हो जाए तो ये शायद बढ़ाई नहीं जाए। आज की डेट में भी 3.5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता, बशर्ते कि इनकम 3.5 लाख से नीचे हो। 3.5 लाख के होने के बाद ही 2.5 लाख से स्लैब शुरू होता है। तो मुझे लगता है कि ये मुश्किल है कि शायद थ्रेशोल्ड लिमिट 2.5 से 3 लाख बढ़ाई जाए, दोनों कोविड की वजह से भी और नंबर ऑफ टैक्स पेयर कम ना हो जाए।
2020-21 का पूरा साल ही कोरोना की गिरफ्त में रहा। इस दौरान बहुत सारे लोग कोरोना की चपेट में आए, जिन्हें दवा पर काफी खर्च करना पड़ा। बहुत से लोगों ने भविष्य के खतरे को देखते हुए अपना मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज भी बढ़ा लिया। कोरोना काल को देखते हुए ये भी उम्मीद की जा रही है कि मेडिकल इंश्योरेंस पर 80D के तहत मिलने वाले 25,000 रुपए तक के डिडक्शन को बढ़ाकर सरकार 50,000 रुपए कर सकती है। वहीं सीनियर सिटीजन के लिए ये सीमा बढ़ाकर 75,000 रुपए तक किए जाने की उम्मीद की जा रही है। अभी जो 80D की सीमा है वो 25,000 रुपया नॉर्मल सिटीजन के लिए है और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपया है। मेरे को लगता है कि 80D की सीमा को इस बार बढ़ा करके डबल कर दिया जाएगा, क्योंकि ये समय की रिक्वायरमेंट है और जो महामारी जो फैली हुई है उसके तहत जो है लोगों को प्रमोट करने के लिए 80D की सीमा निश्चित रूप से बढ़ाई जाएगी। आगामी बजट में कर छूट का दायरा बढ़ाने की मांग हो रही है। आवास ऋण के भुगतान पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत मिलने वाली कर छूट की सीमा भी बढ़ाई जानी चाहिए, ये मांग भी हो रही है। रियल एस्टेट निवेश न्यास यानी कि रीट में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन की भी सिफारिश की गई है। ये मांग भी की गई है कि 80 लाख रुपए या उससे कम के किफायती घरों पर उसकी कीमत का 90% तक होम लोन दिया जाए। होम लोन के ब्याज पर आयकर छूट की सालाना 2 लाख की सीमा को पूरी तरह से खत्म किया जाए या फिर इसे नए स्तर पर ले जाया जाए। मेरे को लगता है हाउसिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए इस बार एक सेपरेट सेक्शन इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जिसमें होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट रिपेमेंट के लिए एक अलग सीमा रखी जा सकती है और वो सीमा 1,50,000 की इंडिपेंडेंट सीमा रखी जा सकती है। ये समय की रिक्वायरमेंट भी है और सरकार को ऐसा करना भी चाहिए। सरकार चूंकि बहुत सेंसिटिव है, अभी तक 3-4 बार मिनी बजट आ चुके हैं। इस बार का जो ये फाइनल जो बजट है, इस बजट में मेरे को लगता है सरकार ये घोषणा कर सकती है। बजट से सर्विस सेक्टर को काफी उम्मीदें हैं। कोरोना काल ने इस सेक्टर को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। बड़ी संख्या में लोगों ने रोजगार खोया है। बजट आम आदमियों के हिसाब से आना चाहिए, जो आम नागरिक है इस देश का। कोरोना और लॉकडाउन ने जो स्थिति आम आदमी की है, उस स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए भी बजट में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि लॉकडाउन में आम आदमी टूटा है। लगातार गैस के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के बढ़ रहे हैं, तो इससे मैं भी अपने आप को बोलूँगा और जो आम लोग हैं, जो मतलब मिडिल क्लास है, उनकी तो कमर इस तरह से तोड़ दी है सरकार ने कि सरकार कुछ देख ही नहीं रही है, खासतौर से आम आदमी के लिए। तो मेरे हिसाब से कि गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि आम आदमी का जो घर चल रहा है किस तरीके से चलना चाहिए, किस तरीके से उसमें असमंजस मतलब बैठाना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो अब लोगों को जो परेशानियां हो रही, बसों में सफ़र कर रहे हैं या वो बस नहीं मिल रही, तो यहाँ तक कि ट्रकों में सफ़र कर रहे हैं, तो उनके लिए जनरल खुल जाने चाहिए डिब्बे। और इसके अलावा ट्रेनों को सुचारू करके और ट्रेनें बढ़ा देनी चाहिए और जो अतिरिक्त ट्रेन हो जाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही तो ट्रैफिक की कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये तो हुई उम्मीदों की बात। चलिए जानते हैं कि आखिर बजट होता क्या है। जिस तरह से हमें अपने घर को चलाने के लिए एक बजट की जरूरत होती है, उसी तरह से देश को चलाने के लिए भी बजट की जरूरत पड़ती है। इसमें सरकार के साल भर के खर्च और कमाई का लेखा जोखा होता है। बजट में क्या क्या होता है? बजट में सरकार 3 तरह के आंकड़े बताती है। बजट एस्टिमेट यानी बजट अनुमान, रिवाइज्ड एस्टिमेट यानी संशोधित अनुमान और एक्चुअल यानी कि वास्तविक। बजट एस्टिमेट ये अगले साल का होता है। इस बार साल 2021-22 के लिए बजट एस्टिमेट बताया जाएगा। रिवाइज्ड एस्टिमेट ये पिछले साल का होता है। इस बार जो बजट पेश होगा उसमें 2020-21 का रिवाइज्ड एस्टिमेट बताया जाएगा। एक्चुअल बजट ये 2 साल पहले का होता है। इस बार बजट में साल 2019-20 का एक्चुअल बजट बताया जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि बजट पेश करने से पहले की तैयारियां क्या-क्या होती हैं। बजट की तैयारी 5 महीने पहले से शुरू हो जाती है। सब कुछ तय होने के बाद बजट डॉक्यूमेंट की छपाई होती है, लेकिन इस बार छपाई नहीं होगी। बजट पेश होने से करीब 1 हफ्ते पहले वित्त मंत्रालय में हलवा सेरेमनी होती है। इसके बाद सभी संबंधित अधिकारियों को वित्त मंत्रालय में ही ठहराया जाता है और किसी बाहरी व्यक्ति से संपर्क नहीं करने दिया जाता। जब बजट पेश हो जाता है तभी अधिकारियों को बाहर आने दिया जाता है।
बजट से एक दिन पहले आता है इकोनॉमिक सर्वे। जैसे हम घर में डायरी मेंटेन करते हैं और इस डायरी में हम अपने पूरे साल भर के खर्च, कमाई, बचत का हिसाब किताब लगाते हैं, वैसे ही सरकार अंदाजा लगाती है कि आने वाले वक्त में कैसे खर्च करना है, कैसे कमाना है और कैसे बचाना है। संसद में बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी होती है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ही इसे कैबिनेट के सामने रखा जाता है और उसके बाद संसद के दोनों सदनों में इसे पेश किया जाता है। बजट पेश होने के बाद इसे संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में पास कराना होता है। दोनों सदनों से पास होने के बाद 1 अप्रैल से ये लागू हो जाता है। हमारे देश में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। इस बार बजट पर कोरोना का असर देखने को मिलेगा। कोरोना की मार से पिछले साल करीब हर सेक्टर परेशान रहा। ऐसे में देखना ये होगा कि सरकार किन किन क्षेत्रों में कितनी राहत दे पाती है। आम बजट 2021-22 से महिलाओं को खासा उम्मीदें हैं। कोरोना काल में महिलाओं के रसोई पर दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ कईयों की आमदनी घट गई तो दूसरी तरफ महंगाई भी चरम पर पहुंच गई थी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आम बजट में कई ऐसे राहत पैकेज के ऐलान हो सकते हैं। संभव है कि दलहन और तेलहन के फसल को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई ऐसे इंसेंटिव पैकेज की घोषणा कर सकती है। उम्मीद यह भी की जा रही है कि जो पेट्रोल डीजल के दाम हाल के दिनों में आसमान छुए हैं, ऐसे में सरकार इसके एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर राहत दे सकती है। उम्मीद यह भी की जा रही है कि सोने के आयात पर लगने वाला जो शुल्क है उसमें भी भारी कटौती कर सकती है। कैमरामैन अंकित जैन के साथ अनिल, न्यूज 18 दिल्ली। तो इस बार के बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। कोरोना काल ने हर सेक्टर को परेशानियों में डाल दिया है। घर के बजट से लेकर रोजमर्रा की चीजों तक, नौकरी पेशा आदमी हो या फिर कारोबारी, सभी प्रभावित हुए हैं। ऐसे में लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि उन्हें इस बजट से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं ताज नगरी आगरा की, जहां लोगों को बजट से काफी उम्मीदें हैं। घरेलू महिलाएं बजट को लेकर सबसे ज्यादा उत्साहित हैं। घर की रसोई का बजट बिगड़ रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि दाल, आटा, तेल आदि के दाम जरूर कम होंगे। बिजली के रेट कम होने की उम्मीदें भी लोगों ने पाल रखी हैं। किचन का बजट बहुत ऊपर जाता जा रहा है दिन पर दिन। हम लोगों के लिए, हाउसवाइफ के लिए तो किचन की चीज़ें, दालें, ऑयल, घी, ये सब, आटा, ये सब थोड़ा सस्ता करना चाहिए। डेली नीड्स का सामान ही इतना महंगा होता जा रहा है, किचन का पूरा बजट बिगड़ गया है। और जैसे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी थोड़े कम होने चाहिए। एक जो बेनिफिट है कि आप, उन्होंने कहा कि जो सुविधाएं आपको, या तो 5 लाख का स्लैब ले लो या 2.5 लाख वाला पुराना जो स्लैब चल रहा था एग्जेम्पशन का, उसके जो बेनिफिट हैं वो ले लो। तो ये चीज़ नहीं होनी, ये 5 लाख का तो वो होना चाहिए एग्जेम्पशन सबके लिए। उसके बाद जो बेनिफिट पहले 2.5 लाख तक मिल रहे थे, वो सारे बेनिफिट्स जो हैं हमें उसमें मिलने चाहिए। व्यापार से लेके एक्सपोर्ट तक पे आपको एक साथ ध्यान देना पड़ेगा और आपको बड़े व्यापारियों को छोड़कर छोटे व्यापारियों पे अधिक से अधिक फोकस करना पड़ेगा। उनको आगे बढ़ाने के लिए, उन्नत करने के लिए आपको इस टाइप से कोई स्कीम लेके आनी पड़ेगी जिससे सारे लोग एक साथ बढ़े। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को आर्थिक तौर पर प्रभावित किया। उसके बाद भारत सरकार ने कई राहत पैकेज भी दिए, लेकिन व्यापारियों और काम धंधा करने वालों को कुछ और ज्यादा की उम्मीद है। बिजनेस चूँकि लॉकडाउन के बाद से काफ़ी ठप हो गया है, तो लिहाजा एक आम लोगों की ही राय जो है वो यही होगी कि बजट में कुछ ख़ास ऐसा हो जो एक इकोनॉमी नीचे हुई है, डिक्रीज़ हुई है, उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ हो और एक उछाल का मौका मिल सके। सरकार को आम पब्लिक का ध्यान देना चाहिए कि ऐसा बजट लाएं कि फूड आइटम्स में स्पेशली, क्योंकि इसी से जनजीवन है। व्यापारी वर्ग तो कम से कम ये उम्मीद करता है किसी भी तरह का उसके ऊपर फर्दर टैक्स और ना लगाया जाए
और ना ही कोई ऐसा घरेलू आइटम हो जिस पे कोई अनएक्सेस करा करके उसका दाम बढ़ा जाए, इससे क्योंकि ऑलरेडी लोगों की कमर टूटी हुई है। तो ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे जो है बोझ जो है आम पब्लिक, आम जनता के ऊपर पड़े। गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि इकोनॉमी को रिवाइव करना है, और इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए सबसे जो मेजर टूल होता है, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट्स होते हैं, मटेरियल्स का कंजम्पशंस होता है, वो रियल एस्टेट होता है। तो रियल एस्टेट सेगमेंट को गवर्नमेंट बूस्ट करने के लिए तमाम एफर्ट्स कर रही है। गोरखपुर के लोगों की भी वित्त मंत्री से कई उम्मीदें हैं। लोगों की मांग है कि वो अपने पिटारे में इस बार मध्यम वर्ग पर विशेष ध्यान दें। लोगों का कहना है कि कोरोना संकट काल में नौकरियां गई हैं, इस कारण इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। वहीं कृषि की तरफ वित्त मंत्री और अधिक खुला दिल दिखाएं। पहले तो कृषकों के लिए कुछ ऐसी योजनाएं लानी चाहिए। हालांकि ये ठीक है, इस सरकार ने किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ है कि जो सीधे उन तक नहीं पहुंच पा रहा, उनके लिए नहीं हो पा रहा। जैसे कि डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जो माल ढुलाई है सब कुछ उसी पर डिपेंड होता है, तो दाम कुछ इसका कम करें, कुछ टैक्स में वो कंसेशन करें। 85% लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। इस समय सबके जितने लोग हैं सभी लोग हतोत्साहित हैं, निराश हैं। कब किसकी नौकरी चली जाएगी, कब किसका सेवा समाप्त हो जाएगा, हर कोई इस समय खास तौर से मध्यम वर्गीय लोग, तो मध्यम वर्गीय लोगों के सामने सबसे बड़ा टोटा हुआ है। कोरोना काल में जो है अर्थव्यवस्था काफ़ी चरमरा गई है, और ऐसे हालात में काफ़ी जो है लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो युवाओं को बेरोजगार न हो, इसके लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए, और किसानों के लिए भी कुछ और रिबेट की आवश्यकता है। गोरखपुर के लोगों का साफ कहना है कि वित्त मंत्री जी अपने इस बजट में जो है किसानों की तरफ ध्यान दें, लेकिन जो मध्यम वर्ग है इस देश की, जिसको रीढ़ कहा जाता है, उसको विशेष फोकस करें। साथ ही जो युवा हैं उनके लिए रोजगार की भी व्यवस्था हो। पीएम के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी को भी बजट से काफी उम्मीदें हैं। पैंडेमिक दौर में घर के बजट से लेकर देश की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गई है। खासकर मध्यम वर्ग काफी परेशान है। जैसे कि सब लोगों ने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, गैस और सिलेंडर तो हर जगह पहुंचा दिया, बट ऐसी भी बातें सुनने में आती है कि अब भरवाऊं कैसे। तो एटलीस्ट एलपीजी का कॉस्ट अगर थोड़ा सा और मिनिमाइज किया जा सके तो यही मेरा अनुरोध रहेगा उनसे। तो सरकार को चाहिए कि सभी सामानों के दाम स्थिर करे, जिससे कि हम गृहिणियों को राहत थोड़ा हो। हर कुछ अस्त व्यस्त हो गया, लाइफ सबकी अस्त व्यस्त है। एजुकेशन तो प्रायोरिटी